अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि कैसेंड्रा मल्टी नोड की इंस्टॉलेशन कैसे की जाएगी विंडोज़ के ऊपर और उसकी क्या सेटिंग्स है, क्योंकि उसकी सेटिंग्स में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कैसे की जाएंगी, क्योंकि अगर वो सही कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं करेंगे तो विंडोज़ के ऊपर उसको चलाना मुश्किल होगा। तो उसके स्टेप्स देखते हैं, उसमें देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे, उसको कनेक्ट किस तरीके से करेंगे। जो आज का टॉपिक है उसमें यही करेंगे कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है आपको, और उसके लिए कैसेंड्रा ये नोट्स कैसे सेटअप की जाएंगी, उसकी सेटिंग्स क्या है, उसका सर्वर कैसे चलाना है, उसकी डेटाबेस को कैसे रन करना है, और फिर इसके बाद उसकी डेटाबेस क्रिएट करके क्लाइंट वगैरह कनेक्ट करना है। कैसेंड्रा मल्टी नोड क्लस्टरिंग की एग्जांपल्स अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास ये 6 नोड्स हैं, जो कि 3 नोड्स आपस में एक नोड आपस में 3 के अंदर अपना डाटा रेप्लिकेट कर रहा होता है, क्योंकि आपने रेप्लिकेशन फैक्टर इसमें दिया होता है। अगर आप रेप्लिकेशन फैक्टर 3 देंगे तो वो एक नोड 3 के अंदर अपना डाटा स्टोर कर रही होगी। इसी तरीके से अगर एप्लीकेशन 2 देंगे तो फिर 2 में करेगी। तो ये आपकी टोपोलॉजी होती है कि आप किस तरीके से डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं। तो ये 6 नोड्स हैं, आपस में एक दूसरे के साथ डेटा स्टोर कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ डेटा रेप्लिकेट कर रही होती हैं। इन केस अगर कोई नोड भी डाउन हो जाए तो फिर दूसरे रेलिवेंट नोड्स के साथ वो डेटा पिक कर लेती है। तो ये इसकी ब्यूटी है कि आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा डेटाबेस है अक्रॉस द मुख्तलिफ सर्वर्स के ऊपर, मुख्तलिफ सर्वर्स के ऊपर अपना डेटा स्टोर कर सकती है, और आपस में रेप्लिकेटेड भी है मास्टर स्लेव्स यानी नोट्स के हिसाब से। मास्टर स्लेव्स इसके अंदर कंसेप्ट नहीं है। जो इंस्टॉलेशन के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसमें अपाची कैसेंड्रा है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जीआरई आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाइथन आपको इंस्टॉल करना। पाइथन बेसिकली अगर आप जब आप इसका क्लाइंट यूज़ करेंगे CQH क्लाइंट का, कैसेंड्रा क्लाइंट, तो वो पाइथन उसके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा कैसेंड्रा का कोई क्लाइंट भी यूज़ कर लेंगे जिसके थ्रू आप कनेक्ट करके आप देख भी सकेंगे डेटाबेस को। तो ये इंस्टॉलेशन किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले वो ये करें, जैसे ये कीवर्ड लिखें इंस्टॉल अपाची कैसेंड्रा, गूगल पे जाएं और जब आप वो सर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास लिंक इस तरीके से आ जाएगा, कैसेंड्रा अपाची क्लाइंट डाउनलोड। इस लिंक पे जाएंगे तो आपके पास ये लेटेस्ट वर्जन आ रहा है 3.11.6। ठीक है, तो आप कोई भी लेटेस्ट वर्जन इसका डाउनलोड कर लें। ठीक है, पुराने को ओल्डर वर्जन चाहिए तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से JRE आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो JRE के लिए भी आप इसी तरीके से oracle.com/java, ये आप इस लिंक पे चले जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड करिए। ये नीचे दिया हुआ है, अगर आपका विंडोज़ का सिस्टम है और विंडोज़ के अंदर आप 32 बिट हैं या 64 बिट हैं और आपको XE चाहिए, ठीक है, तो ये सारे लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप इनमें से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा पैथॉन आपको चाहिए होगा तो पैथॉन में भी इसी तरीके से जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, ये जब डाउनलोड वगैरह कर लेंगे आपको तो फिर उसके बाद कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने सेट करने हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो लिंक चाहिए होगा वो आपको चाहिए जावा होम। ठीक है, तो जो भी आपके पास जावा JRE इंस्टॉल्ड होगी तो आप यहाँ पर न्यू करेंगे, वरना अगर आप एडिट है, अगर जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये मेरे पास पाथ है। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन JRE आपके पास होना चाहिए जावा होम, अदरवाइज़ ये आपका कैसेंड्रा चलेगा नहीं। दूसरा ये है कि आपके पास पाथ का एक वेरिएबल है, उसके अंदर जाके भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है जावा का होम, यानी जो भी उसका पाथ है /bin, तो बिन की जो जितनी भी लाइब्रेरी है, जितनी जार फाइल्स है, वो सब यहाँ से पिक कर लेगा। अच्छा, ये कैसेंड्रा होम भी लिखा हुआ है, लेकिन ये इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टी क्लस्टर आप बना रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये पहले मैंने बनाया था, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे ये क्यों हटाया। पाइथन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरीके से पाइथन को पाथ भी दे देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास चीज़ें इंस्टॉल्ड हो जाएंगी। अगर आपने देखना है कि आपके पास चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है सही तरीके से, तो आप यहाँ पर जाएंगी और जाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे जावा वर्जन। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि जावा का जो इस वक्त वर्जन है वो आपके पास इंस्टॉल्ड है 1.8.0, और उसके अलावा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट आपके पास सेट हुआ हुआ है। उसके अलावा आपके पास ये सारा डिटेल आ जाएगी। उसके अलावा अगर आपने पाइथन देखना है तो पाइथन का जो है वो भी आपके पास पाइथन तो ये पाइथन
का जो वर्जन है ये आपको दिखा देगा। तो पाइथन का वर्जन है 2.7.8, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये चीज़ बड़ी आपने जहन में रखनी है कि जब आप डाउनलोड के फोल्डर में जाएंगे और लेट सपोज आपके पास यहाँ पर कैसेंड्रा डाउनलोड हुई भी होगी। अच्छा, जब आप इस तरीके से कैसेंड्रा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा download.apache.com कैसेंड्रा, उसका वर्जन और उसके बाद .tar.gz। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, ये अब आपके पास ये इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी तो ये आपके पास इस तरह आएगी। आप यहाँ पर ज़रूर एक इंस्टॉल कर लीजिए सॉफ्टवेयर, उसका नाम है 7-zip। ये 7-zip आपके पास नहीं होगा तो आपका नहीं चलेगा। ये 7-zip इंस्टॉल कर लें। इसको फिर आप एक्सट्रैक्ट करें इस तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट अपाची कैसेंड्रा डाटा। तो ये टार के फोल्डर के अंदर मैंने चूँकि किया हुआ इसलिए मुझे कह रहा है कि रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर अपाची की जो फोल्डर है उसके अंदर ये जाएगा। अच्छा, जब ये आ जाएगा इसी तरीके से टार के फ़ोल्डर के अंदर जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसे, तो अब आप इसके ऊपर फिर दोबारा राइट क्लिक करेंगे और 7-zip से आप इसे दोबारा कहेंगे एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो जब ये एक्सट्रैक्ट आप कर लेंगे तो इस तरीके से ये आपके पास ये अपाचे कैसेंड्रा कंप्लीट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपाचे कैसेंड्रा बिन का फोल्डर है, कन्फिग का फोल्डर है, इस तरह डॉक्यूमेंट का है, इस तरीके से इंटरफेस है। ये पूरा एक्सट्रैक्ट जब हो जाएगा तो फिर आपको मैं अगले स्टेप्स बताता हूँ। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि सी के अंदर जाना है और सी के अंदर जाके आप एक फ़ोल्डर बना देंगे कैसेंड्रा, ठीक है। जो भी आप उसका वर्जन है उसके नाम का बना दें। उसके बाद फिर वहाँ 3 फ़ोल्डर और बनाएंगे आप। एक का नाम रखेंगे 1, एक का नाम 2, तीसरे का नाम 3। और जो अभी आपने एक्सट्रैक्ट किया है वो पूरा फ़ोल्डर उठा के 1 के अंदर भी कॉपी कर देंगे, जो अभी मैंने आपको दिखाया था बिन कॉन्फ़िग किया डाटा वगैरह। और इसी तरीके से 2 में भी सेम फ़ोल्डर कॉपी करेंगे और इसी तरीके से 3 में भी। हम करने ये जा रहे हैं कि एक 3 नोड्स बना देंगे और उनको आपस में कनेक्ट करेंगे कैसेंड्रा के थ्रू। तो इस तरीके से 3 हमें ये बनाने पड़ेंगे। तो सिंपल कैसेंड्रा का फ़ोल्डर बना के वर्जन के साथ उसके साथ 3 फ़ोल्डर बनाएंगे और तीनों के अंदर डेटा कॉपी कर देंगे जो अभी एक्सट्रैक्ट किया है हमने, ठीक है। जब हम ये कॉपी कर लेंगे उसके बाद इसमें फिर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। इसको आप किसी भी एडिटर में खोल लें। ये मेरे पास जो है वो इंटेलिजे है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से आप इसको पूरा खोल लें तो आप ये तीनों फ़ोल्डर आ जाएंगे। जब तीनों फ़ोल्डर आ जाएंगे तो अगला स्टेप्स ये हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट करनी है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले बिन के फ़ोल्डर में जाएंगे और कैसेंड्रा डॉट बैच फाइल में जाएंगे और वहाँ जाके इस पोर्ट को चेंज करेंगे पहली नोट के लिए, ठीक है। तो आप इसमें जाएंगे 1 के अंदर, ठीक है, बिन में जाएंगे और बैच फाइल, क्योंकि आप विंडोज़ से चला रहे हैं तो बैच फाइल है। और यहाँ जाने के बाद यहाँ पर लाइन नंबर 70 में आपको नज़र आ रहा होगा 7199, ठीक है। तो आप इसे 7199 कर देंगे। अगर ये पहले से यही लिखा है तो आप इसको रहने दें। तो ये आपने चेंज इसमें करना है। अगला जो चेंज है वो कैसेंड्रा डॉट पी एस वन है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको पी एस वन के अंदर आपने वेरीफाई पोर्ट्स एंड आर अवेलेबल, ठीक है। ये एक आपको मैं बताता हूँ ये क्यों करना है। ये एक मेथड नीचे बना हुआ है जो ये चेक करता है कि आपके पास ये पोर्ट्स, क्योंकि जब आप कैसेंड्रा चलाएंगे किसी नोड और पोर्ट के ऊपर तो उसके ऊपर कोई और चीज़ ना चल रही हो, तो ये मेथड आपको बताता है। लेकिन इस मेथड में इशू ये है कि अगर आप एक ही सिस्टम पे तीनों नोड बना रहे हैं तो फिर ये आपके पास नहीं चलेगा। ये मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ ये कैसे नहीं होगा। फिलहाल आप इस मेथड को जो है ना जहाँ से कॉल हो रहा है वो बंद कर दें, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई पोर्ट्स एंड अवेलेबिलिटी को
सिलेक्ट करें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा लाइन नंबर 98 पे। आप इसे बस यहाँ कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये अभी आप 1 के लिए चेंज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद अगला स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर में जाएंगे और वहाँ पर cassandra.yaml फाइल, जब cassandra.yaml फाइल खोलेंगे तो इसके अंदर आपने कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्लस्टर का नाम देना है। तीनों फोल्डर के अंदर YAML फाइल के अंदर एक ही क्लस्टर का नाम आप डालेंगे, ठीक है। जैसे ये टेस्ट क्लस्टर है, टेस्ट क्लस्टर ही मैंने लिख देता हूँ। आपने कोई और बनाना है, डेमो क्लस्टर लिखना है, तो आपने तीनों में वही नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपने काम ये करना है कि सीड्स को आप इसके अंदर जाएंगे और इसमें फाइंड करा लें आप सीड्स। सीड्स ये है कि ये आपके पास जो है ना सिंपल स्ट्रेटजी है और उसके थ्रू जो है ना डेटा किन किन सर्वर्स के साथ आप उसे कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सीड्स के अंदर डिफाइन कर देना है 127.0.0.1 और 2, ये दो सीड प्रोवाइडर्स हैं। इन दोनों सीड्स के अंदर आप डाल देंगे आप, ठीक है, ताकि एक के अगर नोड डाउन हो जाए तो दूसरे को एज अ पेरेंट कंसीडर कर ले, ठीक है। तो ये इसलिए होता है। अच्छा, उसके बाद सीड के डालने के बाद लिसन एड्रेस और आरपीसी एड्रेस, ठीक है। पहली नोड के लिए ये कर देंगे 127.0.1 और आरपीसी भी 1 कर देंगे। दूसरी नोड के लिए ये कर देंगे 2 और तीसरी के लिए 3 और इसी तरह यहाँ पर पहली उस कॉन्फ़िगरेशन के 7191, दूसरे के लिए 7299 और 7399, ठीक है। अभी आप अगर देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। आरपीसी एड्रेस जो है वो आ रहा है आपके पास, ये देखें, ठीक है, 1, ठीक है। उसके अलावा दूसरा आपके पास जो एड्रेस था वो था लिसन एड्रेस, ठीक है, LI लिसन, ठीक है। तो लिसन एड्रेस जो है ये भी देखें, ये भी 1 है, ठीक है। तो ये आपने दोनों चीज़ें 1 1 सेट करनी है फॉर नोड 1, ठीक है। अगर आप ये देखें तो नोड 1 के लिए ये दोनों सेट करनी है। ये सीड दोनों में सेम है, क्लस्टर दोनों में सेम है और पोर्ट तीनों में अलग अलग है, ठीक है। अब दूसरी उसके अलावा एक और फाइल है जिसका नाम है cassandra.environment.ps1। अब cassandra.environment.ps1 है, वहाँ पर भी जाके लाइन नंबर 408 पे आपके पास 47199 रखना है आपने, ठीक है। और अगली बाकी दूसरे में चेंज करना है। तो अभी हम देख लेते हैं बाकी फाइल्स में किस तरीके से होगा, ठीक है। ये 1 था, ये मैं फोल्डर 1 को बंद कर रहा हूँ, 2 खोल रहा हूँ और 2 खोलने के बाद फिर मैं इसमें बैच फाइल खोलता हूँ और फिर ये देखिए यहाँ पर 7299 और इसी तरीके से इसकी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी जाके मैंने वेरीफाई पोर्ट और नोट्स का जो फोल्डर है इसको मैंने कमेंट किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसकी YAML फाइल अगर उसमें जाऊँ तो उसमें वही मैंने सबसे पहले क्लस्टर दिखाता हूँ आपको। क्लस्टर आपके पास टेस्ट क्लस्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सीड्स पे जाएं तो सीड में भी देखिए सेम वही कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 1 और 2 और उसके अलावा आरपीसी और लिसन एड्रेस देखें 2 के लिए 2 लिखा हुआ है और आरपीसी देख ले आरपीसी एड्रेस भी देखें 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसी तरीके से कैसेंड्रा की ये जो फाइल है इसमें भी 7299 आपने लिखना है। तो इसी तरीके से सिमिलरली बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने तीसरी में भी जाना है, बिन में जाना है, इसी तरीके से इसमें भी यही 7399 और इसी तरीके से PS1 के अंदर जाएंगे, ये मेथड को कमेंट कर देंगे और इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कैसेंड्रा YAML फाइल है उसमें 3 लिखेंगे आरपीसी एड्रेस की जगह और उसके अलावा लिसन एड्रेस भी जो है वो लिसन एड्रेस जो है वो आरपीसी 3 है और लिसन जो है वो भी 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें जो सीड्स हैं ये भी सेम वही रहेंगी, ठीक है। और इसके अलावा क्लस्टर नेम जो है वो भी सेम टेस्ट क्लस्टर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपकी बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपने लाजमी करनी है तीनों नोड्स के साथ। मैं तीनों दिखा दिया आपको। इन्वायरमेंट वेरिएबल मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि जावा होम आपने सेट करना पड़ेगा। पाइथन का जो पाथ है वो भी आपने पाथ के अंदर जाके सेट करना पड़ेगा
उसके बाद अब आपके पास ये सारी सेटिंग्स सारी हो गई हैं। अब हम चला के देखते हैं कि कैसेंड्रा किस तरह चलता है। सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमेशा कमांड विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के साथ आप खोलेंगे, ठीक है, वरना आपके पास प्रॉब्लम आएगी। आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इसी तरीके से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको नेविगेट करेंगे कैसेंड्रा के फोल्डर में, वन में जाएंगे और वन में जाने के बाद बिन में चले जाएंगे, ठीक है। बिन में आप पहुँच जाएंगे जब आप, तो अब आपने कैसेंड्रा को चलाना है, ठीक है। तो आपने कहा कैसेंड्रा /F, ठीक है, फोरग्राउंड, F फॉर फोरग्राउंड। जब आप इसे चलाएंगे तो ये आपके पास कुछ शेल स्क्रिप्टिंग की कमांड चलाएगा और इस तरीके से ये आपका सर्वर स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन कर रहा है, सर्वर्स को चला रहा है, और देखिए इसमें मुख्तलिफ वर्जन भी दिखाएगा, सारा कुछ दिखाएगा, और उसके बाद फिर आपको सर्वर को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये लिखा हुआ आ गया नोड सर्वर जंप टू द नॉर्मल और इस तरह, ठीक है। तो ये आपने चला दी है नोड 1, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इसको चलाएं, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ। एक इसका टूल भी है, नोड टूल, ठीक है, उसको भी चला के देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से उसको भी ब्राउज करेंगे, CD कैसेंड्रा में जाएंगे, वन में जाके बिन में जाके आप लिखेंगे NODE नोड टूल और स्टेटस। देखें आपको ये इसने चला के दिखा दिया, इसने दिखाया कि मेरे पास जो है वो 3 नोड्स हैं, 1 2 और 3, ठीक है। और UN यानी कि ये अभी अप है, ठीक है, और ये नॉर्मल है। उसी तरीके से आपके पास ये डाउन है, ये दोनों डाउन आ रही हैं क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। और ये आपको इसके अंदर ऑन दिखा रहा है, टोकन दिखा रहा है, आपके पास लोड रैक दिखा रहा है, ये सारी डिटेल है, ठीक है। जैसे जैसे हम नोड्स ऑन करते जाएंगे ये आपको अपडेट करता रहेगा, ठीक है। अब हम दूसरी नोड स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए दोबारा जाएंगे और उसके अंदर जाएंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। अब आप जाएंगे, अच्छा यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो मैंने आपको वेरीफाई पोर्ट वाला बताया था, अगर मैं 2 में जाता हूँ और 2 में जाने के बाद में आपकी जो PS1 फाइल है उसमें जाके इसको खोल देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको खोल देता हूँ तो क्या होगा, आप ये देखिएगा। अब हम CD हम जाएंगे सबसे पहले कैसेंड्रा में, अब हम 2 फोल्डर में जाएंगे और बिन में जाएंगे, और उसमें हम लिखेंगे कैसेंड्रा/F, ठीक है। तो जैसे हम ये चलाएंगे तो ये हमें फ़ौरन एरर देगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या कि ये पोर्ट जो है ना पहले से यूज़ हो रही है, क्योंकि कैसेंड्रा के जो है ना आपको अलग अलग मशीन्स के ऊपर अलाउ करता है कि आप प्रॉपर उसी तरीके से चलाएं, लेकिन आपको इस तरीके से एरर देगा वो, क्योंकि अगर आप उसको दोबारा से सेम पोर्ट पे चलाने की कोशिश करेंगे तो वो एरर दे देगा। तो उसके लिए आपको तीनों में ये चीज़ आप कमेंट कर दीजिए, लेकिन आइडियली ये है कि आप अलग अलग मशीन्स पे करें काम, तो ये होगा, ठीक है। अब आप इसको चलाएँ। ठीक है, अब जैसे ही आप इसे चला रहे हैं, अभी देखिए ये चल रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा देखते रहे कि ये आपके पास जो मेन सर्वर है वो भी इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, और जैसे ही ये इसको आप करेगा तो ये फ़ौरन सर्वर को भी फ़ौरन आपस में कम्युनिकेट करेगा, हैंड शेकिंग करेगा, ठीक है। तो ये अभी इनिशियलाइज़ कर रहा है सिस्टम डेटाबेस को, और ये इसमें देखिए फ़ौरन आप देखें सर्वर के ऊपर आ गया कि भाई आपके पास नोड 2 जो है अप हो गया है, और उसने फ़ौरन हैंड शेकिंग करी। दूसरा आपके पास मेन क्लाइंट जो है ना वो देख लें 2 वाला, ये 2 वाला है, ठीक है, जो कि आपको चला रहा है, और ये भी स्टार्ट हो गया, और इसने बता दिया कि भाई 2 नोड भी जो है ना मेरे पास अप हो गई है, ठीक है, ये हैंड शेकिंग हो रही है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर जो हमारे पास नोड टूल की कमांड है उसके अंदर जाके देखेंगे तो ये आपको बता देगा 1 और 2 जो है ना अप हो गई हैं, और जो 3 है डाउन पड़ी हुई है अभी, ये देखें आप, ठीक है, 1 और 2 अप हो गई हैं और 3 अभी डाउन पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम 3 को खोलते हैं, 3 नोड पे जाते हैं, सेम सिमिलरली उसको भी इसी तरीके से हम चलाएंगे, और
ठीक है, अब हम तीसरी को ऑफ करेंगे, सेम इसी तरीके से, सेम बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना, जैसी 3 चलेगी तो वो 1 और 2 के साथ भी आपस में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब आपके पास सर्वर को फ़ॉर्म पता चल गया, 3 अप हो गया है और इधर भी पता चल गया कि 3 अप हो गया है। तो ये आपस में हैंड शेकिंग कर रहा है और आपस में एक दूसरे के साथ गॉसिप्स कर रहे हैं। देखो, वेटिंग फॉर द गॉसिप टू द क्लाइंट। और इसी तरीके से ये तीनों आपके सर्वर्स आपके पास अप हो गए। ठीक है, और इसी तरीके से जब नोट टूल पे आप जाएंगे और वहाँ जाके स्टेटस चेक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि तीनों में पास अप है। इसी तरह कोई भी सर्वर को आप डाउन करेंगे तो ये आपको फ़ौरन इसी तरह हैंड शेकिंग करेगा और आपस में एक दूसरे को बता देगा। तो दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम ये करते हैं कि हम एक डेटाबेस बनाते हैं, कुछ टेबल बनाते हैं, कुछ डेटा स्टोर करते हैं और फिर इसका क्लाइंट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं इसको। अब ये तीनों सर्वर अप हैं। ठीक है, अब इस वक्त हमें चाहिए एक टूल जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकें। ठीक है, अब हम पहले कनेक्ट करते हैं इसका जो अपना टूल है CQH क्लाइंट, उसको हम देख लेते हैं। इस तरीके से उसको भी खोलेंगे, किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जाके आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर करेंगे आप लिखेंगे CQLSH। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे, अच्छा इसे खुद पता है कि मुझे 127 जो आपका नॉर्मल पोर्ट है, इसकी जो पोर्ट है नॉर्मल 9042 है। ठीक है, ये उसी के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर IP एड्रेस भी दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही खोलेंगे SQLSH। ठीक है, जैसे ही आपने किया तो इसने आपको जो है ना वो दिखा दिया कि मैं कनेक्टेड हो गया हूँ, ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब आप यहाँ पर जाके ना देख भी सकते हो कि कौन कौन सी डेटाबेसेस हैं। तो फिलहाल आप ऐसे करेंगे, एक नई डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ करूँ यूज़ टेस्ट DB, तो अच्छा सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, याद रखें, सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो ये CQLSH यूज़ टेस्ट DB। ठीक है, अगर आप ये देखिए टेस्ट DB आ गया है। ठीक है, तो ये आपके पास टेस्ट DB आप इस तरीके, लेकिन हम टेस्ट DB को यूज़ नहीं कर रहे, हम अपनी यूज़ करेंगे। ठीक है, CQLSH ये आ गया। अब इसमें जो डेटाबेस जो प्रोसीजर है, यहाँ तक हमने सारे स्टेटस देख लिए और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले होगा की नोट्स, की स्पेस की होती है, एक डेटाबेस होती है। ठीक है, तो आप इसको एक कॉपी कर लीजिए, ये आप नेट पे से मिल जाएगा। क्रिएट की स्पेस माई डेमो DB और विद रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी इज सिंपल स्ट्रेटजी। जब आप लोकल पे काम करते हो तो सिंपल स्ट्रेटजी रखें, उसके अलावा दूसरी और भी स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सिंपल स्ट्रेटजी को आप यूज़ नहीं करेंगे प्रोडक्शन में। ठीक है, तो जब आप वो खोलेंगे YAML फाइल तो वहाँ दिया होगा सिंपल स्ट्रेटजी के अलावा कौन कौन सी स्ट्रेटजी है। अच्छा, रेप्लिकेशन फैक्टर 1, यानी एक ही रेप्लिकेशन करें। ठीक है, आप जाएंगे CQLSH पे और यहाँ जाने के बाद आप इसको इस तरह करेंगे, तो ये क्रिएट की स्पेस माई डेमो DB। ठीक है, तो ठीक है, तो आप लिखेंगे ठीक है, ये आपके पास डेटाबेस बन गई। अच्छा, अच्छा ये आपके पास डेटाबेस बन गई है माई डेमो DB। अब आप इसके अंदर एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी टेबल बना लें, सिंपल सा एक टेबल मैं बना रहा हूँ, इसका नाम है एम्प्लॉय। उसमें एक प्राइमरी की बनाई है, एम्प्लॉय ID, नेम, सिटी, सैलरी और फ़ोन नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ जाएंगे, इसी तरीके से यहाँ पर आप राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे और
ठीक है, तो ये आपके पास टेबल बन गया। ये अगर आप इसको करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आप ये देख लीजिएगा इसमें कोई डेटा मौजूद नहीं है। ठीक है, अभी इसमें हम 2 रिकॉर्ड डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड हमने डाल दिए। अब अगर हम इसको करते हैं सिलेक्ट स्टैटिक, तो ये आपको दिखा रहा है कि 2 रिकॉर्ड इसमें चले गए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आप इसका जो क्लाइंट है, तो मैंने आपको बताया था कि टेबल प्लस आप डाउनलोड कर लीजिए। तो अब आप के पास ये टेबल प्लस का क्लाइंट होगा, आप इसको क्लिक करें। ठीक है, अब याद रखें कि ये जो जितनी भी हमने डेटाबेस की स्क्रिप्ट चलाई है, ये हमने 1 पे चलाई है, ये हम 1 से कनेक्ट हुए थे सीक्वल की। ठीक है, तो हम 1 के क्लाइंट से कनेक्ट हुए थे और ये डेटा 1 में किया हुआ। ठीक है, अब हम जाते हैं, देखते हैं कि टेबल प्लस हमारे पास खुलता है, तो उसको हम चला के उससे कनेक्ट करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ सर्वर्स की स्टेटस भी देख लें, उनकी हेल्थ भी देख लें कि इस वक्त ये देखें, ये आपको बताता भी जा रहा है कि देखो ये डेटाबेस बन गई है और ये आपस में हैंड शेकिंग इनकी चल रही है। अगर आप नोट टूल के ज़रिए से भी जाएंगे तो आपको दिखा देगा कि अभी इस वक्त तीनों सर्वर्स अप है या नहीं है। बिल्कुल तीनों सर्वर अप हैं। ठीक है, ये टेबल प्लस आपके पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जाके क्रिएट न्यू कनेक्शन कर सकते हैं। मेरे पास ये पहले से बना हुआ है, तो मैं इसको ही एडिट करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ आपने क्या लिखना है, पहले आपने लिखना है नोड 1, यहाँ लोकल होस्ट 127.0.1, 2 के लिए 2 होगा, 3 के लिए 3 होगा, यहाँ पर भी 1 2 3 होगा। इसकी पोर्ट हमेशा यही रहती है 9042। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे माई डेमो और आप लिखेंगे DB। ठीक है, माई डेमो DB। यहाँ पर आप टेस्ट कनेक्शन करके देख लें, तो ये आपको बता भी देगा कि ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए एम्प्लॉय का टेबल भी आ गया और इसके अंदर ये नोड 1 है और इसमें 2 रिकॉर्ड भी आ गए। ठीक है, अब अगर हम इसका टेबल प्लस का दूसरा क्लाइंट भी देख लेते हैं कि वो टेबल प्लस में किस तरीके से होगा। अब अगर हम दूसरे उस पर कनेक्ट करें, ठीक है, ये आपके पास दूसरा आ गया। इसको भी इसी तरीके से आप एडिट करें। एडिट करने के बाद सिंपल आप इसमें अपनी माई डेमो DB सेव कर लें। ठीक है, और इसको भी आपने एडिट करें और इसी तरह इसमें भी 3 पोर्ट देंगे, सेम वही सेम सर्वर, इसमें भी आप देंगे माई डेमो DB और इसको भी सेव कर लीजिए। ठीक है, ये तीनों आपके पास सेव हो गई हैं, तीनों डेटाबेस के साथ। 1 के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं 2 के साथ कनेक्ट करूँगा। ठीक है, अब ये 2 के साथ कनेक्ट हो गया, इधर भी डेटाबेस आ गई है, हालांकि बनाई हमने एक जगह थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप तीसरी को खोलेंगे, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आप इसको भी कनेक्ट करके देख लीजिए। ठीक है, और इसमें भी कनेक्ट करेंगे, तो इसने देखें क्या किया, आपने किसी एक डेटाबेस के अंदर जाके रिकॉर्ड डाले, तो इसने तीनों सर्वर्स के ऊपर उसकी एप्लीकेशन करके उसके डेटा को अवेलेबल कर दिया। तो ये इसकी ब्यूटी है कि ये इस अब अगर कोई रिकॉर्ड में मैं इंसर्ट करूँगा, SQL के अंदर जाता हूँ, मैं एक और नया इंसर्ट कर लेता हूँ।
ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं CQL के अंदर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ जाके मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूँ। यहाँ जाता हूँ और मैं इसके अंदर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। अब ये 3 रिकॉर्ड होगा, राइट, इसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है, ये 3 रिकॉर्ड होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे इन सर्वर्स पे क्या हुआ, ठीक है। तो इसको हमने चलाया, देखें इसने फ़ौरन 1 बता दिया, ठीक है। और इस पे जाके देखते हैं, ये इसने नोड 3 के ऊपर भी इसने देखो इसको अपडेट कर दिया, और इसी तरीके से नोड 1 पे भी कर दिया, और नोड 2 को देख लेते हैं, ठीक है, 2 पे भी कर दिया। तो ये आपस में डेटा रेप्लिकेट कर रहा होता है, और ये इस तरीके से डेटा को जो है वो आपस में तीनों सर्वर्स पे डाल रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग हमने बता दी। ये टेबल प्लस के अंदर किस तरीके से आपने पोर्ट डालनी है, डेटाबेस को डालना है, और फिर इसके बाद इस तरीके से आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।